अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन चौधरी। 16 दिसंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के सीने पर लगा वो जख्म है जो 11 बरस बाद भी हरा है। ये वो दिन है जब बस्तों में किताबों की जगह लाशें रख दी गईं, जब क्लासरूम्स में इल्म नहीं बारूद फैला, जब हंसते हंसते खेलते बच्चे हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। 16 दिसंबर 2014 6 दरिंदे इंसानी शक्ल में वहशत पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल हुए, मासूम बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया। ये सिर्फ पेशावर का दुख नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान का गम था और यही वो लम्हा था जब पूरी कौम एक हो गई। नेशनल एक्शन प्लान बना, रियासत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अब रियासत के अंदर रियासत नहीं चलेगी। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब और फिर रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ। 2 दिहाइयों से जिन इलाकों में रियासत की रिट न होने के बराबर थी, आज वहां पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। 46,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका दहशतगर्दों से क्लियर किया गया है और 18,000 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। 250 टन से ज्यादा बारूद, 75,000 से ज्यादा हथियार कब्जे में लिए गए। 2.5 लाख से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 1200 से ज्यादा छोटे बड़े क्लियरेंस ऑपरेशंस किए गए। लेकिन दुश्मन कहां बाज आता है? बिच्छू की फितरत डंग मारना होती है और हमारा दुश्मन आज भी छुपकर वार करने का आदी है। आज पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ हो चुका है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। स्लीपर सेल्स, अंदरूनी सहूलतकार अब भी बड़ा चैलेंज है। आज एक बार फिर दहशतगर्द मुनाजिम होने की कोशिश कर रहे हैं और यही वो लम्हा है जब हमें फिर से सीसा पिलाई दीवार बनना है, फिर से एक होना है, एक पेज पर खड़े होना है, मुत्तहिद होकर इन सब का मुकाबला करना है। इसी से मुतालिक हमारा पहला और बड़ा सवाल, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए कौमी इत्तेहाद और सियासी हम आहंगी कितनी नागुज़ीर है? दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी इत्तफाक राय को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। क्या कहते हैं आमिर साहब, दहशतगर्दी की अफरियत बरकरार है, कैसे लगाम डाली जा सकती है, कैसे इसे निपटा जा सकता है? एक कौमी रिजॉल्व भी है और जिस सानहे का आपने जिक्र किया वो सोच के भी बंदा कांप जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मसाइल हैं कुछ। हमने 1970 में भी 16 दिसंबर को पाकिस्तान खो के भी हमने कुछ नहीं सीखा। हम अपने मसाइल में लगे रहे और आज भी नेशनल एक्शन प्लान 16 के बाद हमने 21 में भी दोबारा बनाया। और जहाँ ये सानिया हुआ, अब से चंद हफ्ते पहले वहाँ के एक कैडेट कॉलेज पे फिर दहशतगर्दों ने हमला किया और हमारी मुसल्लह फ़ौज के लोगों ने माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से, एहसन अंदाज में उसको नाकाम भी बनाया, बच्चों को भी बचाया। और आपको पता है कि फिर हमारे ही लोगों ने उसके ऊपर ट्रोलिंग शुरू की कि ये वाक़या गलत है, ये खुद बनाया गया, फैब्रिकेट किया गया। लेकिन ये कौन लोग थे जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के, फिर हमारे यहाँ लोग बात करते हैं कि जी हर चीज़ एक ही पार्टी पर डाल दें। उन्हीं के हमदर्द, उन्हीं से पैसे कमाने वाले इस काम पर लग गए थे और फिर यहाँ से ट्वीट्स, रीट्वीट्स, लाइक्स, सारा काम शुरू हो गया। अब असल बात यही है कि जब मुसलसल हमारी ब्रीफिंग भी हो रही है, बताया भी जा रहा है कि कितने डेली बेसिस पे ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, जो काइनेटिक ऑपरेशन, जो फौजी बराह रास्त ऑपरेशन है वो भी हो रहे हैं। नॉन काइनेटिक पे बलूचिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। केपी में गवर्नमेंट को अपनी पॉलिटिकल मसरूफियात से फुर्सत नहीं मिल रही कि वो उसके लिए बहुत अच्छे अंदाज में काम करे, जिस पे उनके ऊपर क्वेश्चन भी होता है और उन्हें जवाब भी देना चाहिए कि जब आपके पास पैसे भी मौजूद थे, आपने अपने लोगों को मुतहर्रिक क्यों नहीं किया? अब आपसे सवाल होता है, आप फिर बॉर्डर पे एफसी और फौज पे क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये काम जिनका है वो कर रहे हैं, जो दोनों का काम है कि सिविल आर्म फोर्सेस भी मिल के काम करें। आपको सीटीटी को मजबूत करना है। पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में काम हो रहा है। डाकू अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ये ताने बाने सब दहशतगर्दों के इनके मिलते हैं कि अनरेस्ट पैदा किया जाए। कौमी यकजहती तभी बनेगी जब सब लोग अपने अपने सियासी मफादात को साइड पर रख के कौमी मफाद को मुकद्दम रखेंगे। और उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसी बात की है कि जिसकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, जो हुकूमतें हैं, मरकजी हो या सूबाई, सबसे पहले तो उन्हीं की अपनी जिम्मेदारी है ना। फिर आम लोगों की तरफ आती है कि वो छुपाएं भी नहीं और लोगों के साथ जहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पे ताउन भी किया जाए, क्योंकि मैसेजेस तो बड़े क्लियर दिए गए हैं कि जी जो दहशतगर्द आपकी तरफ आते हैं या तो आप उनकी इतला कर दें
फौज पहुंच जाएगी, लाइन फोर्सेस के इदारे पहुंचेंगे, या आप उनको कहें कि वो चले जाएं, या फिर आपको इलाका फारिग कर देना चाहिए ताकि फौजी आके अपना ऑपरेशन करें और निकालें। असूल की बात यही है कि हमें तो सबको, बहैसियत पूरी कौम, ये समझना चाहिए कि जख्म रिश्ते रहेंगे अगर हम सब मिलके कौमी यकजहती का मुजाहरा नहीं करेंगे और इन दहशतगर्दों के खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, ज़रबे अज़ब हो और बनियान मरसूस हो, हमेशा से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, हज़ारों जानें कुर्बान की हैं, और ये हमेशा से कहा जाता है कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, लेकिन हमने देखा कि कई बार ये सामने अफगान तालिबान रजीम के ये रखी गई बात कि अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल होने दी जाए, लेकिन इस पर कोई खातिर ख्वाह उनकी जानिब से जवाब नहीं आता, वही सरगर्मियाँ इसी तरह से जारी हैं। आप क्या समझते हैं, अब क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए और हमारी सियासी जमातों का इसमें कितना अहम किरदार हो सकता है? देखिए अमन, अगर देखा जाए 2001 से लेके जो है 2014 तक हमने दर्जनों ऑपरेशन किए। इन्हीं उस वक्त कबायली इलाके थे ये, इनमें कभी अलमीज़ान से स्टार्ट करें तो फिर कभी राय रास्त और कभी राय निजात और कभी शेरदिल और कभी खैबर 1 और खैबर 2 और खैबर 3, दर्जनों ऑपरेशन हमने किए। लेकिन हमने कब जो है वो उन दहशतगर्दों को कब हमने शिकस्त दी? जब सारी कौम इकट्ठी हो गई। जब ये सानिया APS हुआ, यानी पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि स्याह तरीन दिन वो था, और वो एक रैलिंग कॉल जो है वो साबित हुई। पूरी कौम यकजा हो गई, पूरी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई, और जो उसके नतीजे में जो नेशनल एक्शन प्लान आया था, वो नेशनल एक्शन प्लान जिसके ऊपर सारी पार्टीज का कंसेंसस था, और उसके बाद जो ऑपरेशन हमने किया ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के नाम से, तो वो एक डिसाइसिव ऑपरेशन था। उसमें एक कन्विंसिंग विक्ट्री पाकिस्तान को मिली कि दहशतगर्दों के ठिकाने, उनकी बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रियां, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो है वो दहशतगर्द इन इलाकों से अफगानिस्तान की तरफ भाग के वहां जाके उन्हें पनाहगाहें मिल गई। तो इशू क्या था? जैसे मैंने कहा कि पहले इतने ऑपरेशन हुए थे, उसमें इस तरह की हमें विक्ट्री नहीं मिली थी जो ज़रबे अज़ब में मिली। वजह यह थी कि पूरी कौम एक जान हो गई थी। तो अभी भी जरूरत इस अमर की है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। देखिए, मैं पहले भी बारहा इस शो में कह चुका हूं, दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ये है। अगर ये सारी पार्टियां, सारी जमातें अपने सियासी उनके जो भी सियासी इख्तिलाफात हैं वो साइड पे रखें। देखें, ये मुल्क खुदा न खासा नहीं होगा तो सियासत कहाँ की, कहाँ का इक़्तिदार। तो अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हमने ज़रबे अज़ब के नतीजे में जो विक्ट्री हासिल की, जो कामयाबी हमें मिली थी, वो GTT में भी साबित हुई कि GTT ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे पाकिस्तान जो पहले या दूसरे नंबर पे हुआ करता था, वो कहां पे आ गया था कि टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। हमने सिर्फ ये था कि विक्ट्री का ऐलान नहीं किया था, वरना जो है वो सब कुछ जो है वो विक्ट्री हमें मिल गई थी। रीजन ये हुआ कि उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान के दो कंपोनेंट थे, एक काइनेटिक एक नॉन काइनेटिक। जो काइनेटिक कंपोनेंट था वो तो फौज ने करना था, वो ताकत का इस्तेमाल और वो अब रिकैप्चर करना, रीबिल्ड करना और फिर वो हैंड ओवर करना सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को, वो तो फौज के करने के काम थे, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कर लिए। इशू आया जो इसका नॉन काइनेटिक कंपोनेंट था, जो स्ट्रैटेजी का, नेशनल एक्शन प्लान का, जिसके तहत हमने जो डिफरेंट चीजें करनी थी, वो जो है वो सिविलियन के करने का था, वो सिविलियन गवर्नमेंट का, वो एडमिनिस्ट्रेशन के करने का था। लेकिन उसके बाद हमने देखा, हमने स्लैक ऑफ किया, हम जो है हम शायद हमने अपना गार्ड लोअर कर दिया। हम ये समझे कि जी दहशतगर्दी अब खत्म हो गई है। ये हमारी भी उस वक्त भी मेरे ख्याल में ये एक ठीक सोच नहीं थी कि जो तालिबान उधर हैं वो तालिबान शायद और हैं, और ये जो TTP है ये शायद तालिबान और हैं। हकीकत में ये दोनों तालिबान का जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड था, जो नजरियाती बुनियाद थी, वो एक थी। ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो रुख थे। हम ये समझ पाए कि जी अफगानिस्तान में अफगान तालिबान आएंगे तो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न एड्रेस हो जाएंगे, वो नहीं हुए। अब भी पाकिस्तान को सबसे पहले तो
हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल के अपने इख्तिलाफात को साइड पे रख के पॉलिटिक्स करते रहेंगे। आपका मुल्क है, आप पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के वजूद के ऊपर जब बात आएगी तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि ये वहाँ पे गवर्नमेंट केपी में गवर्नमेंट किसी और की है, यहाँ पे और है, इकट्ठे हो जाएं और ये कहें कि जी हमने दहशतगर्दी को फिर खत्म करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं, कैसे हम आहंगी हो पाएगी, सियासी हम आहंगी, और कैसे से मुत्तहिद हो पाएंगे, इस एक पेज पर कैसे आएंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर खड़े होकर लड़ना है, क्योंकि ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है। एमन, दो मसाइल हमारे बहुत बड़े हैं। एक तो हम ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकलते, हमेशा उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, वो फलां टाइम पे उसने हमारा बेड़ा कर दिया, उस वक्त उसको समझाया। दूसरा, अप्रोच हमारी ठीक नहीं है, और तब अप्रोच ये है कि मैं आपके सारे हुकूक छीन लूं और फिर आपसे कहूं कि नहीं, आपने हर हाल में मेरा साथ देना है क्योंकि ये नेशनल कॉज है। इस तरह नहीं हुआ करता। वो जो एक सियासी जमात की बात होती है, आपने उसका मैंडेट छीन दिया, अब उसका फॉलोअर, उसका वोटर, उसको तसल्ली कैसे हो सकती है? चलें वो भी हो गया, फिर उसका चीफ मिनिस्टर वहां इलेक्ट हो गया, आप उसको भी मानने से इनकार करते हैं और फिर आप कहते हैं कि नेशनल कोहेजन होनी चाहिए। हाँ, आप डरा के खौफ से तो ठीक है कर लें, मतलब एक बंदा खामोश हो जाएगा कि ठीक है जी बोलेगा नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो दिल से आपके साथ हो जाएगा? इस तरह नहीं होता। आप डरा धमका के खामोश तो करा सकते हैं लोगों को, लेकिन उनको दिल से अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बात करते हैं कौमी हम आहंगी की, सियासी यकजहती की, एपीएस के बाद इसीलिए कामयाब हुआ वो ऑपरेशन कि पूरी कौम को लगा कि नहीं, ऐसी की तैसी इन दहशतगर्दों की, इनको हर हाल में खत्म होना चाहिए। वो एक मौका था। फिर आपने एक और मौका आया जब इंडिया के खिलाफ आपकी वो जंग हुई, उसमें पूरी कौम फिर साथ आ गई, कोई सियासी इख्तलाफ नहीं था। लेकिन उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि ये जब फेज गुजरेगा वो फिर चीजें उसी तरह से आएंगी, सियासी इख्तलाफ फिर आएंगे। जब आप ये तय कर लें कि जी हाँ, एक सियासी कुव्वत को तो हमने बिल्कुल खत्म कर देना ना, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तो है ही नहीं, वो तो उसका वजूद ही नहीं है। वो एक मरहल इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो एक फैसला दिया था, वॉइड अब इनिशियो, वो बड़ा मशहूर हुआ था उस वक्त, वो टर्म मशहूर हुई थी कि उसका वजूद ही नहीं है। तो जब आप वजूद तस्लीम ही नहीं कर रहे तो फिर आप उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आपका साथ दें, दिल से साथ दें? साथ तो बज़ाहिर तो हर बंदा आपके साथ हो जाता है और ये बड़ा आसान होता है। मैं आपको बताऊं, ये वो जो चल रहा है वो बैंड वैगन है, उसके साथ आप चल पड़े, कहें जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चूंकि ये कहा जा रहा है तो मैंने भी यही कहना है। इस तरह नहीं होता, ये अप्रोच ठीक नहीं है। हमें अप्रोच अपनी ठीक करनी पड़ेगी, हमें वो अहम आहंगी एक दफ़ा फिर लानी पड़ेगी। हम ये नहीं कर सकते कि जी ये ठीक है, ये गलत है, इसको साइड पे कर दें और उसके बाद ये हम तवक्को करें कि सब एक पेज पे आ जाएंगे, सब साथ देंगे। इस तरह नहीं हुआ करता। ये अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ता है, सही, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। पाकिस्तान में 24, 25, 26 करोड़ लोग हैं इस वक्त। आप क्या समझते हैं कि आपके एक फरमान से या आपके कुछ कह देने से वो 26 करोड़ आपके पीछे चल पड़ेंगे? इस तरह नहीं होता। इख्तलाफात होते हैं लेकिन नेशनल इश्यूज फिर ऐसे आते हैं जिस पे पूरी कौम को एक, और वो सिर्फ कौम की जिम्मेदारी नहीं होती, उस कौम के रहनुमाओं की जिम्मेदारी भी होती है जो उस मुल्क को चला रहे होते हैं कि उनको सबको इकट्ठा करें और उनमें ऐसी यकजहती और हमआहंगी पैदा कर दें कि वो फिर वो जो आप कहती हैं सीसा पिलाई दीवार, वो फिर बन जाया करती है। सही। फैसल साहब, ये कैसे बनेगी वो सीसा पिलाई दीवार, कैसे होगी हम आहंगी? कोई हल नजर आता है आपको? क्या समझते हैं आप? देखिए, ये जो एपीएस का सानिया हुआ था, पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की तारीख का वो एक बदतरीन दिन था, एक अफसोसनाक दिन था, जब हमारे मासूम बच्चों को जो है वो दहशतगर्दों ने बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया। बात यह है कि उस सानिए से हमने सबक सीखा, इस बात पे जो है ना वो गौर करने की ज़रूरत है। भाई एक हो गए थे, एक तो अपने खौफ की वजह से हो गए थे ना, हमें अपने बच्चों का खौफ हो गया था ना, इसलिए एक हो गए थे ना।
सब एक हो गए थे, अफसोस हुआ, जज्बात गालिब आ गए थे, एक हो गए थे। वो जो एक हो गए थे, तो क्या हम आज तक एक हैं? वो एक क्यों नहीं रहे? इस पे हमें ना गौर करने की जो है ना वो ज़रूरत है कि हमने उससे जो है वो सबक सीखा। अब ये ना कह देना बहुत आसान बात भी है, बहुत अच्छी बात भी है कि हम सबको आपस के इख्तलाफात ख़त्म कर देने चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ इख्तलाफात ख़त्म कर दें, आप सब लोग बैठ के बोल रहे हैं इख्तलाफात ख़त्म कर दें। ना हमारी वजह से इख्तलाफात है, ना हमारी इतनी हैसियत है कि हम इख्तलाफात ख़त्म कर सकते हैं। तो जो असबाब हैं, जो मुहर्रिकात हैं, जो इस इख्तलाफात का बाइस बन रहे हैं, वो इख्तलाफात देखिए, मेरा आपके साथ सियासी इख्तलाफ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मेरे से कोई नज़रियाती इख्तलाफ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इख्तलाफात जो माशरे के अंदर इंतशार पैदा करने का सबब बन रहे हों, उन इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए ना। बाकी सियासी इख्तलाफात तो रहने चाहिए, ये तो एक मुस्बत बात है, तो माशरे के लिए भी एक मुस्बत चीज़ होती है। लेकिन वो इख्तलाफात जो माशरे में इंतशार पैदा कर रहे हों, अच्छा वो माशरे में जो इख्तलाफात इंतशार का सबब बनते हैं, उसमें तो 99% आम आदमी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आम आदमी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना उन इख्तलाफात का। वो तो इस मुल्क के बड़ों के इख्तलाफात है ना, चाहे वो सियासी बड़े हैं या गैर सियासी बड़े। सही। तो इख्तलाफात भी उन्होंने ही ख़त्म करने, मैंने और आपने थोड़ी इख्तलाफात ख़त्म करने। मेरे और आपके इख्तलाफात की तो कोई हैसियत ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो कुछ होता है, ये बर्बादी होती है, ये तबाही जो मचती है, जो दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, सब इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाते हैं इख्तलाफात का नतीजा है। तो भाई मेरे और आपके इख्तलाफात का नतीजा थोड़ी है, वो तो बड़ों के इख्तलाफात का नतीजा है, तो उन्होंने ख़त्म करने। बिल्कुल। तो ये मेरी और आपकी ख्वाहिश ही हो सकती है ख़त्म कर दें। हमारे आपके अंदर इस मुल्क के 99.99% लोगों की या 99% लोगों की ये हैसियत तो नहीं ना उन इख्तलाफात को ख़त्म करवा दें। तो जो इस मुल्क की सियासी और गैर सियासी अशराफिया है, उसको अपने इख्तलाफात ख़त्म करने, कौम ने इख्तलाफात ख़त्म नहीं करने। कौम तो एक है। सही। जब भी कोई वक्त आता है कौम एक जगह खड़ी हो जाती है। बाकी छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, वो माशरे के जिंदा रहने की, माशरे के सांस रहने की अलामत होते हैं। वो तो रहने चाहिए। मेरे इनके साथ इख्तलाफात हैं, वो रहने चाहिए। माशरा जिंदा है, सांस लेता है। सही। लेकिन वो इख्तलाफात जो मुल्क की तबाही बर्बादी का पैगाम लेकर आते हों, हमारी नस्लों को जो है वो तबाह करने का सबब बन रहे हैं, उन इख्तलाफात को ख़त्म करना है। और वो मैंने आपने नहीं करना, उसकी हम और आप सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं। सही। तो जिन्होंने ख़त्म करने, उनको चाहिए कि वो ख़त्म कर दें आपस में। वो मिलकर जो है वो बैठे। हम और आप तो एक पैरोकार है ना। बिल्कुल। और हम तो इन इख्तलाफात के वो हैं कि जो असर उसमें मुतासरीन में से इख्तलाफात के। बिल्कुल ऐसा ही। इख्तलाफात का सबब कौम नहीं है। बिल्कुल। कौम तो इख्तलाफात की मुतासिर में से। सही। तो वो खत्म करे इख्तलाफात, उनको खत्म करने। बिल्कुल ऐसे ही ये तमाम तरह इख्तलाफात खत्म होने चाहिए फैसल साहब, और सबको एक पेज पर आना चाहिए। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं? अब तक कई ऑपरेशन किए जा चुके, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कई जानें कुर्बान हो चुकी। आप क्या समझते हैं, मंजिल कितनी दूर है और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मज़ीद क्या बेहतरीन इक़दाम करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, इसमें सब ने कहा कि जी सबको एक पेज पर आने की ज़रूरत है, एक मिल बैठ के और हिकमत मिली। और वो सबसे बड़ी आप देख लें कि जब APS का वाक़या हुआ तो तमाम जमातें इकट्ठी हो गई। हालांकि उस टाइम धरना भी चल रहा था, सब एक पेज पर इकट्ठे हुए और उस पर एक जो है नेशनल एक्शन प्लान जो चला, तो उस पर इसने कामयाबी से किया कि दहशतगर्दी का आप देख लें 46,000 से ज़्यादा मुरबा मीटर जो है ऑपरेशन क्लीन अप किया, सारा स्वीप किया। तो उस टाइम दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए जो है कि उनके लिए बहुत काम किया। लेकिन उसके बाद सब फिर बैठ गए, भूल गए और आपस में फिर इख्तलाफात करने लग गए। हालांकि सबको पता है कि दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ, दहशतगर्द बाहर से ट्रेनिंग लेके आए, किधर से, अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए। और हमारे जो दुश्मन हैं, जो बिल्कुल वो सबके सामने अब वाज़े हो गया। पहले हम कहते थे कि वो दुश्मन है, लेकिन अब कोई यकीन नहीं करता। अब पूरी दुनिया मानती है कि दहशतगर्दी जो है वो भारत करवाता है, और भारत ने उधर से दहशतगर्दी करवाई और हमारे मुल्क में। तो हमें उस दहशतगर्द जो हमारा दुश्मन है असल, उनके खिलाफ इकट्ठे रहना चाहिए। और हम हमेशा भूल जाते हैं। और जब हम नेशनल एक्शन प्लान बड़ी अच्छी तरह कामयाबी से काम हुआ, लेकिन सियासी तौर पर हम मुत्तहिद नहीं होते। हम में से फिर उनको इस्तेमाल आपस में इख्तलाफात रखते हैं, जिससे फ़ायदा उठाते हैं वो दहशतगर्द, वो दुश्मन
जो हमारे बैठे हुए हैं सरहदों के पार, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कभी इस्तेहकाम ना हो और इस तरह के वाक़े। अब हमारे वो शहदा जो हैं जिनकी कीमती जाने गई उन दहशत गर्दों की वजह से, हमारी गफलत की वजह से, जो हम आपस में सियासी तौर पर एक दूसरे से इख्तलाफात रखे मुल्क में, उस टाइम भी ऐसे ही मसला चल रहा था कि जी एक दूसरे धरने दिए हुए थे, तो इस तरह आपस में अफरा तफरी फैलाई हुई थी, तो उससे दुश्मन इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को भुला के मुल्क को अपने स्टेबल करना चाहिए। इससे ना सिर्फ मुल्क की सियासी तौर पर स्टेबल होगा, मुल्क दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर तरीके से मुकाबला कर देंगे। अब देख लें दोबारा हमें दहशत गर्दी का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए पाक फौज जो जिस तरह कुर्बानियाँ दे रही हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती, सरहद और सरहद के पार भी। और जिस तरह रोका है, जिस तरह वो दहशत गर्दों ने हमला कर दिया था अफगानिस्तान से, और जिस तरह भारत ने हमला किया रात के अंधेरे में, और ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह बहादुरी से मुकाबला किया, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे इलियास साहब, पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की बात की है, और अगर किसी दुश्मन ने हमारी तरफ अगर देखी है तो उसकी आंखें नोच ली गई हैं। और लेकिन अब मौका ये कि तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे IMF की किस्त तो मिल गई है, शरह सूद भी कम हो चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती हो गई हैं, मगर इसके बावजूद महंगाई बढ़ने की पेशगोई की जा रही है। तो फिर आखिर अवाम को सुख का सांस कब नसीब होगा, इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंटरनेशनल कर्जा है वो 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये आपके GDP का तकरीबन 72% बनता है। मतलब अगर आपकी टोटल GDP 112 रुपए है, उसमें 80 रुपए आपने कर्ज में देने हैं, और एक हफ्ते पहले ये फिर गए हैं और 1.2 बिलियन डॉलर इन्होंने फिर कर्जा ले लिया है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करेंगे IMF के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त तो मिल चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती हो गई और शरह सूद में भी कमी हुई है, मगर उसके बावजूद महंगाई बढ़ने की पेश गोइयां की जा रही हैं। IMF के बाद स्टेट बैंक ने भी आइंदा दिनों में महंगाई बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया है, जबकि KP हुकूमत के मुशीर मुज़म्मिल असलम ने दावा किया है कि आइंदा दिनों में अवाम पर महंगाई, टैक्सेस और बिजली का बोझ पड़ेगा। जबकि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया है कि मुआशी बहरान से IMF नहीं बल्कि कराची ही निकाल सकता है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल ये है कि किस्त तो मिल चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती हो गई हैं और शरह सूद में भी कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई बढ़ने की पेश गोइयां की जा रही हैं। फैसल साहब क्या कहते हैं, कब आएगा सुख का सांस? पैसे तो आ गए, अवाम को यही बताया जाता है कि जब IMF से किस्त आएगी तो महंगाई में कमी होगी। देखिए बात यह है कि ये शरह सूद क्या होती है, IMF की किस्त क्या होती है, इसका तो आम आदमी को पता ही नहीं है। उस जो किस्त आती है उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंचता है उसका तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आम आदमी को आसान और सादा लफ्ज़ों में बता देंगे महंगाई जो है वो कब कम होगी। लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो जो है ना ख़त्म होती चली जा रही है। रोज़गार के जो है वो नए मौके पैदा नहीं हो रहे। लोगों के पास अपनी आमदनी में इजाफा करने के जो है वो ज़राए नहीं पैदा हो रहे। ये 4-5 चीज़ें जो बुनियादी तौर पे जो आम आदमी का इशू है, वो जो आमदनी है उसमें उसका गुजर बसर नहीं हो रही, वो अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहता है तो उसको वो रास्ते नहीं मिल रहे जी। तो ये इस मसले का जो है ना ये हुकूमत को चाहिए कि वो बता दे। बाकी ये जो उसकी पॉलिसियों की कामयाबी है वो मुबारक हुकूमत को, बहुत कामयाब हो गई। मैं कह रहा दुनिया से सच्ची पॉलिसी किसी ने नहीं बनाई, सही सब कुछ सही है भाई। जो आम आदमी के मसले जो है उसको जो है आप हल कर दें। ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा शायद, या दुनिया की वाहिद कौम होगी जो कर्जा मिलने के ऊपर जो है ना वो फतह का जश्न मनाती है, अब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो IMF की किस्मत मंजूर, क्योंकि फैसल साहब आवाम को यही लॉलीपॉप दिया जाता है ना कि पैसे आएंगे तो मईशत बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे। आमिर साहब आप क्या कहते हैं, आवाम को जो लॉलीपॉप दिया जाता है कब आवाम को सुख का सांस मिलेगा, या इसी तरह चक्की में पिसती रहेगी आवाम? नहीं, देखें जो चीज़ें आपने स्टार्ट में बताई बेहतरी के आसार भी मौजूद हैं, लेकिन जो प्रेशर है वो ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए और वो होगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ, कि आपका एतमाद बढ़ना चाहिए। ये जवाब चाहिए सारों को। बाकी सिमत दुरुस्त हो चुकी हुई है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। महंगाई जहाँ कुशन निकला है, जाहिर है कि जब हम 2 रुपये 5 रुपये 7 रुपये पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हम बात करते हैं। जब 14 रुपये डीजल सस्ता हुआ है तो क्या हमारे वो ताजिर
इंडस्ट्रियलिस्ट या जो रोज़ाना ट्रांसपोर्ट वाले लेके खड़े हो जाते हैं, वो क्या आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाएंगे? गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो करे। जब 14 रुपये तक बढ़ गया हुआ था, क्या किराए थे, बारबरदारी का क्या खर्चा था, अब क्या था? इसकी तरफ मैकेनिज़्म सूबाई हुकूमतों का होना चाहिए। बाकी जिस वज़ीर आला की आपने गुफ्तगू सुनाई और मुदम्मिल साहब का आपने नाम लिया, वो ये नहीं बता सकते कि इमरान खान ने केपी का जो बैकलॉग था वो कितना उतारा था, शहबाज शरीफ ने कितना रोका है। सही। वज़ीर आला मुराद अली शाह तो खत लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि जो इमरान खान ने हमारे सिंध के पैसे रोके थे वो हमें दें। सबको अपनी अपनी करनी है, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि जी एक के साथ सियासत में ज्यादती हो रही है तो वो अपने जवाबात देने से छोड़ दें और उनसे दहशतगर्दी का क्वेश्चन ना किया जाए। बिल्कुल किया जाएगा। आपको पाकिस्तान के वसाइल से भरपूर पैसे मिले हैं, आप उनका जवाब देने की बजाय ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पैसे नहीं दे रहे। पैसे आपको उतने ही मिल रहे हैं जितने इमरान खान के दौर में मिले थे। सही। इलियास साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो कहा जाता है कि अब चूंकि ट्रांसपोर्ट की कीमत भी बढ़ गई और चीज़ों को ले जाने और ले आने पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो महंगाई इसलिए बढ़ी। अभी हमने गुज़श्ता शब्द देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, लेकिन महंगाई का कहा जा रहा है कि वो मज़ीद बढ़ेगी। देखिए, इसमें आज तक जो इसमें रिलीफ मिला है, इसका कोई मुंतकिल हुआ, कोई किसी ने मुंतकिल किया इसका जो रिलीफ जो है आम आवाम तक, जो किरायों में कमी की या कोई ऐसी चीज़ों में कमी की? जब सिस्टम ही नहीं आपके यहाँ कोई इस तरह का सिस्टम के जो रिलीफ ऊपर से दिया जाता है गवर्नमेंट का कि वो नीचे तक मुंतकिल किया जाए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, बाकी जो सारा ये है कि कीमतें जो मर्जी कर लें, ये सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, वो कर्ज़ों की जो किस्तें अदा करनी पड़ती है, इधर आवाम को पता नहीं होता, कर्ज़े ले लिए जाते हैं फिर आवाम को अदा करने पड़ते हैं। अब देखिए, टैक्सेस वगैरह अगर जो नहीं पूरे हो रहे, उन्हीं लोगों से वो टैक्स निकालते जा रहे हैं। हर साल टैक्स में इजाफा कर देते हैं, स्लैब बढ़ा देते हैं, उनकी आमदन में इजाफा नहीं होता, उनसे टैक्स में लिया जाता है। और टैक्स कौन देते हैं? आम आदमी देता है। आम आदमी देता है और फिर आम आदमी से ये वसूल किए जाते हैं। अब मिनी बजट भी लाया जा रहा है, वो टैक्सेस की सूरत ना पूरे होने की वजह से वो आम आदमी को पे करना पड़ेगा। इसमें वो दूसरे लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन आम आदमी पर ये सख्त है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं देती। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं हो रही, वो जो होनी चाहिए और जिससे इकोनॉमी बढ़ती है वो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है और बोझ आम आदमी पर पड़ता है, इसका हो, महंगाई का हो। तरक्की की बजाय महंगाई दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करती जा रही है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि IMF की किस्त तो मिल गई, लेकिन महंगाई बढ़ने की पेशगोइयां जारी हैं। अयाज साहब, क्या कहते हैं आप? हमेशा ये कहा जाता है IMF की किस्त आएगी, मुईशत बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, यही बार बार यही गर्दान दोहराई जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं। अच्छा, आपने जिक्र किया जी 14 रुपये डीजल पर लीटर सस्ता हो गया, ये 24 रुपये भी हो जाता तो फर्क नहीं पड़ना था किराए पे। उसकी रीजन ये है कि हर 15 दिन बाद जब आप एडजस्ट कर रहे होते हैं कीमतें, तो जाहिर है वो कैसे आप ट्रांसपोर्टर को राजी करेंगे? ट्रांसपोर्टर कहेगा कि भाई अगले 15 दिन बाद अगर आपने इसको 25 पे बढ़ा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये कभी हुआ करता था, साल बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, बिजली साल बाद महंगी होती थी। अब आप जब दिल करे बिजली महंगी कर दें, जब दिल करे आप गैस महंगी कर देते हैं। हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डिटर्मिन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती। बाकी IMF अल्लाह सलामत रखे उसको, वहां से डॉलर आएंगे। आप जरा प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे तो चेक कर लें कितने किए उन्होंने, और बाकी उनके लोगों के अक्सर आपको ये बाहर ही नजर आते हैं ये लोग सारे, किसी ना किसी दौरे पे। कुछ दौरे बाकी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं नहीं कहता कि वो नहीं करने चाहिए, लेकिन जब डॉलर्स हैं तो खर्च करने के लिए पूरी दुनिया घूमने में क्या हर्ज है? बस यही फर्क होता है। एक जो लीडरशिप होती है जो आम आदमी के लिए, क्योंकि आपके वफाकी वज़ीर खजाना कह चुके हैं कि जॉब क्रिएशन हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुसी खसमान खाओ। सही। नवीद साहब, क्या कहते हैं आप? कब आम आवाम का सोचा जाएगा, कब सुख का सांस आएगा? एमन, देखें, हर एक गवर्नमेंट आती है और फिर हमें ये एक सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि सब दुरुस्त हो गई है और अब चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। यानी इस पाकिस्तान में इस वक्त 43% से 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ पिछले साल 1 करोड़ लोग जो है मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे जो है वो गिरे हैं। इस मुल्क में उस दिन ही आपने प्रोग्राम किया था कि 80% लोगों को जो है वो पीने का साफ पानी नहीं मुहैया। इस मुल्क में 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। इस मुल्क में जो आपके तकरीबन
35 से 40% स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, और फिर हमें बताया जा रहा है कि जी मुल्क की समत दुरुस्त हो गई है। सिर्फ इस साल आपके तकरीबन 7 लाख नौजवान जो है, वो नौजवान जो क्वालिफाइड लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक एक करके जा रही हैं, आपके यहाँ जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ रही। फिर बताया जा रहा है कि जी समत दुरुस्त हो गई है। तो मुझे बताएं वो कौन सी समत दुरुस्त हो गई है। और जो मुस्तफा कमाल ने कहा ना, एक विल की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर विल है, पॉलिटिकल विल है, जैसे खान साहब ने कहा ना कि ये तो अपनी इनकी तनख्वाहें बढ़ गई, इनकी अयाशियां बढ़ गई, इनके जो है वो लेकिन अवाम के ऊपर सिर्फ कराची, अगर कराची को ही देख लें, अगर प्रॉपरली इसको मैनेज किया जाए, पाकिस्तान की जीडीपी का 20 to 25% जो है वो कराची है। पाकिस्तान के रेवेन्यू शेयर का तकरीबन 50% कराची है। सिंध के रेवेन्यू का 95% जो है वो कराची है। यानी पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो 95% आपकी वो कराची के। सिर्फ एक ये कराची को देख लें और प्रॉपरली एक विल आए कि हाँ हमने इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, हमने आम आवाम को रिलीफ देना है। तो मेरे ख्याल में एक कराची, मुस्तफा कमाल साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि एक कराची इनके लिए काफी है, लेकिन विल नहीं है। वो अपनी एलीट, अपनी अयाशियों के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जो है वो साहब, और आम आवाम इसी ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि जी सम दुरुस्त हो गई है। बिल्कुल, और इसी तरफ देखती है कि कब उनके लिए कुछ सुख का सांस होगा, कब उनके लिए बेहतरी होगी, कब उनके लिए आसानी होगी और वाकई तरक्की हो पाएगी। आज की प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही। तो ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह।